जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एएलपी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एएलपी प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने एक पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास में 25 नवंबर 2024 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी श्रम का विभाजन किसमें होता है। श्रम का मतलब होता है काम, श्रम का मतलब क्या होता है कार्य, कार्य का विभाजन वो किसमें होता है। तो एक कोशिकीय जीव हो चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, बहुकोशिकीय जीव का मतलब हो गया भी मानव, ठीक है, और एक कोशिकीय जीव का मतलब हो गया यानी अमीबा, एक कोशिकीय है। तो अमीबा हो चाहे मानव हो, सभी के अंदर है वो काम का विभाजन होता है। मतलब क्या हुआ भी भोजन को पचाने का कार्य है, ठीक है, भोजन को निगलने का कार्य है, ये अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा है वो किया जाता है भी। तो काम का विभाजन है वो अलग अलग कोशिकाएं करती है। तो यहां पे दोनों के अंदर एक कोशिकीय हो और बहुकोशिकीय दोनों के अंदर है वो काम का विभाजन होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया भी 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग आपको दे रखा है 2424 है। तो सबसे बड़ा गुणज आपको ज्ञात करना है कौन सा है। देखो भी इसमें सबसे पहले अपन मान लेते हैं भी 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग। अब यहां पे पहला गुणज मैं मान लेता हूं भी x है, दूसरा गुणज क्या हो जाएगा फिर मेरे पास में, दूसरा गुणज हो जाएगा x प्लस में 8 और तीसरा मेरे पास में क्या हो जाएगा भी x प्लस में 16, यही होगा। अब सभी का जो योग है आपके पास में वो कितना है, वो आपके पास में 2424 है भी। अब देखो भी हमारे पास में 3x प्लस में 24 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 2424। x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो x का मान ये 24 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में 2400 अपॉन में आपके पास में 3 आ जाएगा। तो x का मान आपके पास में कितना आ गया 800 आ गया। अब सबसे छोटा x तो सबसे छोटा है, उसके बाद में x प्लस 8 है और फिर x प्लस 16 है। सबसे बड़ा आपको बताना है तो ये हो जाएगा आपके पास में 800 x का मान है और प्लस में आपके पास में 16, तो 816 हो जाएगा अभी 816। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें देखो यहां पे इसने बोला भी P बटा Q का जो पावर है वो 2m प्लस में 2 है, बराबर में आपको दे रखा भी Q बटा P का जो पावर है वो आपके पास में कितना है 9 माइनस m है। आपको m का मान ज्ञात करना है। यहां से अपन क्या करते हैं भी P बटा Q लिख लेता हूं मैं, इसकी पावर क्या है 2m प्लस में 2 और इक्वल आपके पास में Q बटे P की पावर आपके पास में कितनी आ जाएगी 9 माइनस में m। अब देखो भी यहां पे जब जब आपकी भिन्न अगर बराबर है, जब आपकी भिन्न अगर बराबर है तो वहां पे आपकी पावर को भी बराबर कर दिया जाता है, लेकिन यहां पे आपके पास में भिन्न बराबर नहीं है। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, आगे वाली जो भिन्न है ना उसको चेंज कर देते हैं। उसको चेंज कर देंगे तो आपकी जो ये पावर है ना ये किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास में P बटा Q, इसकी पावर कितनी है अभी 2m प्लस में 2 है, बराबर में आपके पास में ये क्या आ जाएगी P बटा Q और इसकी पावर आपके पास में क्या आ जाएगी माइनस। अब ये पावर है वो माइनस में चली जाएगी, 9 प्लस में आपके पास में 9 माइनस में आपके पास में क्या आ जाएगी, ये 9 माइनस में m आ जाएगी भी। अब आपके पास में क्या है भी ये जो संख्याएं हैं वो क्या है बराबर, अभी P बटा Q ये और P बटा Q ये है। तो जो आपके पास में
अगर आधार समान हो तो आपकी घातें भी बराबर कर दी जाती है, यानी अगर आधार बराबर है तो आपकी घातें भी बराबर हो जाएगी। तो इसमें आप क्या करोगे, 2m प्लस में 2 बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 9 माइनस में m। ठीक है, अब यहां पे आपके पास में 2m प्लस में 2 बराबर में ये माइनस का है, तो ये आपके पास में माइनस का 9 प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा भाई। अब यहां से आपके पास में क्या बनेगा, ये m को मैं इधर लेके आ जाऊं तो आपके पास में m ही बचेगा, और ये 2 प्लस का है इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी। तो माइनस का हो जाएगा तो आपके पास में कितना बनेगा, माइनस का 9 पहले से है और माइनस का 2 हो जाएगा तो ये माइनस का 11 हो जाएगा भाई। तो m का मान आपके पास में कितना आ गया, माइनस का 11 आ गया, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी जिस प्रकार से यूपीटीक्यू को इसने एक निश्चित कोड में OJN यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यूपीटीक्यू इसको क्या लिखा है इसने, OJN के लिखा है। तो यहां से देखो सबसे पहले इसने क्या किया, अभी 21 में से 6 माइनस कर दिया 15, फिर 16 में से 6 माइनस कर दिया 10, और उसके बाद में 20 में से 6 माइनस करोगे 14, और उसके बाद में 17 में से 6 माइनस करोगे तो 11। सभी के अंदर क्या कर रहा है, 6 माइनस कर रहा है, तो डायरेक्ट अपन इसमें लॉजिक लागू कर देंगे। तो 14 में से 6 गया 8, H आ जाएगा भी। उसके बाद में I आता है 9 पे, और 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3 पे आपका C हो जाएगा भी। M आता है 13 पे, 13 के अंदर से आप 6 माइनस करोगे तो आपके पास में 7 बचेगा जो कि G आ जाएगा, और J है वो आपका 10 पे आता है, 6 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, D आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास में D लास्ट में इसमें भी नहीं है, और ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी एक विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक है वो 80 है। यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा के औसत अंक 40 है को हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थियों का औसत अंक है वो 90 होगा, तो परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहां से सबसे पहले अपन बात करते हैं भी किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 80 है। अब यहां से आपके पास में अपने को संख्या पता नहीं है भी कितनी है। अब इसमें से अपने को क्या करना है भी 5 विद्यार्थी है ना, उनको यहां से हटा दिया गया। अब आपके पास में मैंने वो संख्या मान ली भी कितनी है, x मान ली, x मान ली, तो टोटल आपके पास में कितना आ गया भाई, कुल योग है वो 80x आ जाएगा भाई। ठीक है, अब यहां से आपने क्या किया अभी 5 विद्यार्थियों को इसमें से हटा दिया। अब 5 विद्यार्थियों को आपने हटाया तो उनका 40 था औसत, तो टोटल कितना हो गया आपके पास में, टोटल योग है वो आपके पास में 200 हो गया। अब इसने बोला भी शेष जो पीछे विद्यार्थी बचे वो कितने हैं, तो x माइनस 5 बच गए, और उसका उसने औसत अंक बताया 90। तो यहां पे आपके पास में औसत अंक 90 बताया, तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 90x माइनस में 9 5 45 यानी 450। ये आपके पास में कितनी है, जो 5 हमने बाहर निकाल दी वो उसके बाद में जो विद्यार्थी बचे हैं ना उसका आपके पास में योग है। ये आपके पास में कुल योग है, और ये आपके पास में 5 विद्यार्थियों का योग है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं भी इस कुल में से ये 5 विद्यार्थियों को बाहर निकाल दूंगा तो इसके बराबर होगा योग। तो यहीं पे क्या कर देते हैं भी 80x माइनस में 200 बराबर में क्या है 90x माइनस में 450। अब आप क्या करोगे 80x को इधर लेके जाऊंगा तो 10x बचेगा, तो ये आपके पास में 10x आ गया। 450 माइनस का है, इधर लेके जाऊंगा तो ये 200 माइनस का है, तो 450 तो प्लस का हो गया, लेकिन 200 इससे जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा 250 बचेगा भी। तो यहां से आपके पास में x का मान कितना आ गया 25। x आपने माना क्या था, कुल कैंडिडेट माना था, और परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो वो आपने 80 है, तो इसका मतलब आपके 25 है, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसने बोला भी KBWJ को इसने क्या लिखा भी MZZ और G। यहां से देखें तो इसने क्या किया +2, यहां पे -2 कर दिया, और यहां पे इसने +3 कर दिया, 23 और 3 26, और फिर 10 और 3 10 में से -3 करो भाई, -3 करोगे
तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, ये लो माइनस से 2 कर दिया अभी, यानी -3 सॉरी, +2 -2 +3 -3, तो डायरेक्ट इसमें लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले +2 करेगा तो 19 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 19 और 2 21, 21 पे आपका u आता है। तो देखो ये भी ऑप्शन कैंसिल, ये भी ऑप्शन कैंसिल और ये भी ऑप्शन कैंसिल। आपके पास में ऑप्शन u से एक ही स्टार्ट हो रहा है अभी। उसके बाद में -2 करोगे, t में से 2 20 पे आता है, 20 में से 2 माइनस करोगे तो 18 r आ जाएगा। +3 करोगे तो 9 और 3 12 l आ जाएगा भी, और फिर -3 करोगे तो 24 में से 3 गया 21 u आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी, किस भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना और फिल्म कलाकार को 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, वह उन्हें 2024 में नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो वो आपका राइट आंसर होगा वैजयंती माला, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब इसमें देखो भी आपको बताना है, कोड बताना है, एफ का कोड क्या है। एफ का कोड सबसे पहले देखो जो पूछा गया है वो कॉमन आ रहा है क्या, सर जी कॉमन तो नहीं आ रहा, एफ ओनली इसी में आ रहा है। अब देखो भी इस अंक के अंदर, यानी इन अंकों के अंदर वो कौन सी ऐसी संख्या जो कॉमन नहीं आ रही। 2 यहां पे है, यहां पे भी है, 9 यहां पे है, यहां पे भी है, 7 इसमें भी है और इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया भी, एफ का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा 3। एफ का कोड क्या आ जाएगा आपके पास में 3। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंतर्गत आपको बताना है भी, यदि शब्द टाइपिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए, इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए, तो अक्षरों के नए पुनर्व्यवस्थित समूह में दाईं ओर से पहला कौन सा है। यानी ये जो शब्द टाइपिंग है ना, टाइपिंग के अंदर सबसे पहले क्या करना है आपको भी, आगे वाले प्रत्येक अक्षर को आगे वाले अक्षर में चेंज करना है, +1 करना है प्रत्येक अक्षर को, और उसके बाद में आपको क्या करना है, अल्फाबेट के हिसाब से उसको सेट करना है। तो यहां पे आपके पास में टी चला जाएगा आपका यू पे, और Y चला जाएगा Z पे, P चला जाएगा Q पे, I चला जाएगा J पे, N चला जाएगा O पे, G चला जाएगा आपका H पे। अब इसको क्या करना है, अल्फाबेट में सेट करना है। तो सबसे पहले इसमें छोटा कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका H, फिर J, उसके बाद में आपके पास में O, फिर Q, फिर U और फिर Z। अब इसने पूछा है भी दाएं से पहला अक्षर कौन सा है, तो दाएं से पहला अक्षर है वो आपका कौन सा हो जाएगा Z। राइट आंसर नहीं, पुनर्व्यवस्था समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा है। अब यहां पे थोड़ा सा गलती किया हमने, गलती क्या किया अभी, पहले वाले अक्षर में चेंज करना है, +1 नहीं करना, -1 करना है भी, ठीक है। तो पहले वाले अक्षर के अंदर इसको चेंज करना है भी, सॉरी। तो ये पहले वाले अक्षर में चेंज करोगे तो एस, टी है वो एस में चला जाएगा, वाई है वो आपका एक्स में चला जाएगा, पी है वो आपका ओ में आ जाएगा, और आई है वो एच में चला जाएगा, एन है वो एम में आ जाएगा भी, जी है वो आपका एफ में आ जाएगा भी। अब इसको सेट कर लो, तो एफ आएगा पहले, फिर एच आएगा, फिर आपका एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एस आएगा और फिर एक्स आएगा। अब दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा है, तो आपका एक्स हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने, अब इसमें आपको बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है भी, यानी द्रव प्रत्येक कोई भी कण हो, प्रत्येक कण के बीच में पदार्थ है, कोई भी पदार्थ मान लो आप, पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वो कण होते हैं चाहे वो द्रव के रूप में हो, द्रव भी एक प्रकार से पदार्थ ही है, ठीक है, और आपका जो ठोस है वो भी पदार्थ है, गैस है वो भी एक प्रकार से पदार्थ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। और इन कणों का आपस में क्या होता है भी, एक आकर्षण बल होता है, ठीक है। किसी के अंदर आकर्षण बल कम होता है, जैसे गैस में कम होता है भी, और द्रव के अंदर फिर थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठोस के अंदर सबसे ज्यादा होता है आकर्षण बल। तो आकर्षण बल तो मिलेगा, तो यह बात तो सही है। द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, यह बात बिल्कुल सही है। द्रव के बीच में जो कार्यरत बल है, जो आकर्षण बल लगता है द्रव के कणों के बीच में, वो उन्हें क्या है, एकदम बांधे रखता है एक प्रकार से। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो, यह बात बिल्कुल गलत है। कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव में अलग अलग होता है, यह बात बिल्कुल सही है।
कुछ द्रव आपने देखे होंगे भी जैसे जेली टाइप के होते हैं, थोड़े से ठोस प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे गाढ़े होते हैं, और कुछ है वो द्रव एक प्रकार से लिक्विड होते हैं पूरे, जैसे पानी और जेल के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो जेल के अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है, और द्रव जो पानी है आपका उसमें क्या है आकर्षण बल है वो कम होता है भी। तो इसी प्रकार से इसने ये बोला भी सामर्थ्य वो स्थिर रहता है, चाहे वो द्रव है वो आपका किसी भी प्रकार का हो, ये बात गलत है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात है वो आपको 2:3 है, तो उनके कोणों में से बड़ा कोण कौन सा है ये आपको बताना है। यानी दो समांतर रेखाएं हैं इस प्रकार से, अब दो समांतर रेखाएं हैं, इसको कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से कट कर जाती है। अब इसने बोला भी दोनों एक ही तरफ के दोनों अंतःकोणों का जो अनुपात आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है भी। अब इसमें देखो भी आपको अंतःकोण दे रखे हैं और दोनों एक ही साइड है, तो इसका मतलब एक तो आपका कोण ये है और एक आपका ये कोण है। अब ये जरूरी नहीं है भी ये लो, आप ये भी ले सकते हो आप, यानी ये वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या किया है इसने 2:3 के अनुपात में डिवाइड किया है। आपको पता है भी जब कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच में बनने वाला जो एंगल का योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी इस कोण का योग और इस कोण का योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमारे अनुसार तो उसका योग 5 हो रहा है अभी, तो 5 बराबर में आपके पास में 180 है, तो एक का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 5 × 15, 3 5 × 30 यानी 36, तो एक का मान 36 आ गया। भी आपको यहां पे बड़े कोण का मान बताना है भी, दोनों कोणों में से बड़े कोण का मान, अनुपात कितना है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 18, 3 × 9 = 10, 108 डिग्री आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें आपको बताना है भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से 3 तो समान है और एक अलग है, जो अलग है ना उसको चेक करना है आपको। ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं इसमें, ठीक है। पहले का पहले के साथ में रिलेशन, दूसरे का दूसरे के साथ में रिलेशन। तो यहां पे W आता है आपका 23 पे, W आपका 23 पे आता है, ठीक है। और 23 को इसने क्या लिखा, 21, U 21 पे आता है, तो इसने क्या किया, -2। R 18 पे आता है, P 16 पे आता है, यहां पे भी क्या किया इसने, -2। I 9 पे आता है, G 7 पे आता है, तो -9। और D 4 पे आता है, B 2 पे आता है, -2। M आपके पास में 13 पे आता है, L आपके पास में क्या आता है, M 13 पे आता है, L आपके पास में 12 पे आता है, तो -1। S आपके पास में 19 पे आता है, H आपके पास में 8 पे आता है, तो यहां पे आपने 19 में से अगर मैं बात करूं 11 माइनस कर दिया। अभी 19 में से 11 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर तो सेम लॉजिक है, और अलग कौन सा हो रहा है, तो फिर ये 3 नंबर अलग हो रहा है अभी, तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें आपको दे रखा है भी 84, 105 और 140 का एलसीएम ज्ञात करना है आपको। एलसीएम होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, यानी 84 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 105 से भी डिवाइड होनी चाहिए, और आपका 140 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो यहां से अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से ज्ञात कर लो आप, इसके फैक्टर करने होंगे आपको। तो 105 और उसके बाद में 140, तो सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 42 × 2 = 84, और 105 का 105 ही रहेगा, और ये आपके पास में 70 × 2 = 140, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 21 × 2 = 42, और ये 105 ही रहेगा, और यहाँ पे 35 × 2 = 70, फिर आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो ये 7 बार कैंसिल, ये आपके पास में 3 × 9 और 35 × 105 होते हैं, और 35 का 35 आ जाएगा। फिर आप इसमें 7 से डिवाइड करोगे, ये 1 आ जाएगा, ये 5 और ये 5, फिर 5 से। अब देख लो भी एलसीएम कितना आ रहा है, 5 आते 35, और 35 तिया कितना हो जाएगा भी, 35 तिया 105, और 105 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 4 एकम 4, 420। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें चिन्ह को चेंज करना है आपको। देखो भी 62 माइनस को क्या करना है, मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड को किस में चेंज करना है, प्लस में 7, और यहां से देखें तो प्लस को किस में, माइनस में 14, और मल्टीप्लाई को डिवाइड बाई 7। ये हो जाएगा आपके पास में 2 2 4 और 6 2 12 124, प्लस में 7 माइनस में आपके पास में क्या आ जाएगा 2, यानी 2 बार डिवाइड हो जाएगा ये। अब 124 में आप प्लस कर दो 5, 129। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है सीरीज का क्वेश्चन है। बताओ अब u25 पे y25 पे आता है, -2 किया, -2 किया, -2 और यहां पे -2, तो -2 करे हुए तो 17 क्यों आ जाएगा भी। इसी प्रकार से u आता है 21 पे, 21 में से 2 माइनस किया 19, 2 माइनस किया 17, 2 माइनस किया 15, 2 माइनस करोगे तो आपके पास में 13 आ जाएगा, यानी m आ जाएगा भी। उसके बाद में देखो भी QM का आपके पास में ऑप्शन एक ही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है भी। उसके बाद में इसने सबसे पहले क्या किया, S 19 पे आता है, -2 किया 17, -2 किया 15, -2 किया 13 और -2 करोगे तो 11, 11 पे आपका क्या आ जाएगा K। तो ये क्या कर रहा है, -2 कर रहा है प्रत्येक के अंदर, प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, ये -2 कर रहा है भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, अब इसने बोला है भी जिस प्रकार से मास्टर प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में ठीक पहले वाले अक्षर से, यानी जो आपका कॉन्सोनेंट है व्यंजन है उसको -1 करना है, और प्रत्येक स्वर को जो वोवल है उसको अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में बाद में, यानी स्वर जो वोवल है उसमें +1 करना है। तो पहले ये काम कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में L, ये चला जाएगा B में, और S है वो R में आ जाएगा, T है वो S में आ जाएगा, E है वो आपका F में आ जाएगा, R है वो आपका Q में। अब इसी प्रकार बने नए अक्षर समूह में कितने व्यंजन मौजूद होंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका मतलब सारे के सारे व्यंजन है, तो 6 के 6। राइट आंसर होगा कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें पूछा गया है भी निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य हेतु स्कोर 50 के नीचे होने के कारण लक्षित प्रयासों की आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया गया है। तो वो लक्ष्य 5 लैंगिक समानता से संबंधित है। ये 2023 में किस संस्थान ने सभी ई वे बिल और ई इनवॉइस प्रणालियों के लिए 2 फैक्टर प्रमाणीकरण 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशंस लागू किया गया है? तो वो सीबीआईसी ने किया है। किसने किया है? सीबीआईसी ने किया है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया है भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के दौरान कुल अर्जुन पुरस्कार कितने प्रदान किए गए? तो यहां पे 26। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? पहला ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, गलत कथन को चेक करना है। भी गलत कौन सा है? छोटे मांसाहारी होते हैं वो तृतीय पौष्टिक स्तर पर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भी सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका उत्पादक, उत्पाद। सबसे पहले उत्पाद आता है और इसको अपन बोलते हैं प्रथम पौष्टिक स्तर। ठीक है, उत्पाद को कौन खाएगा? तो शाकाहारी खाएगा। भी शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी के बाद में क्या आएगा? उत्पाद को अपन ये बोल सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे उत्पाद को प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, इसके अंदर उत्पाद के बाद में क्या आता है आपका? प्राथमिक उपभोक्ता। ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता आ गया। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में आपका आ जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएगा। फिर आपका तृतीयक उपभोक्ता आ जाएगा। अब ये प्रथम पौष्टिक स्तर है। ये क्या है? प्रथम पौष्टिक स्तर है। ये द्वितीय है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये चौथा है। अब इसके अंदर है, अब इसमें प्राथमिक उपभोक्ता में कौन सा आ जाएगा? शाकाहारी। ये आपका शाकाहारी, और शाकाहारी को खाने वाला फिर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका छोटा मांसाहारी। छोटा मांसाहारी आ जाएगा, और छोटे मांसाहारी को खाने वाले फिर बड़े मांसाहारी आ जाएंगे। बड़े
मांसाहारी आ जाएंगे। और फिर बड़े मांसाहारी को कौन खाएंगे? अपघटक। अपघटक है वो बड़े मांसाहारी को खाएंगे। अब इसमें देखो भी, छोटे मांसाहारी तृतीयक पौष्टिक स्तर पर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तृतीयक पौष्टिक स्तर पर आ सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता है वो आपका, इसमें गलत आपका कौन सा है? तो जीवाणु चतुर्थ पौष्टिक स्तर, ये गलत है भी, क्योंकि जीवाणु चौथे पौष्टिक स्तर पर नहीं आ सकते। आपको पता है भी तृतीयक पौष्टिक स्तर पर छोटे मांसाहारी आ रहे हैं, तो छोटे मांसाहारी को फिर बड़े मांसाहारी खाएंगे, तो बड़े मांसाहारी कौन से स्तर पर आएंगे? फिर चौथे स्तर पर आएंगे। यानी जीवाणु का मतलब हो गया भी जीवाणु सबसे लास्ट में आएंगे, यानी सबसे लास्ट के अंदर जो बचता है ना, सबसे लास्ट के अंदर जो भी, ये मान लो भी बड़े मांसाहारी बचे हैं सबसे लास्ट में, तो फिर बड़े मांसाहारी का अपघटन कौन करेगा? जीवाणु करेगा। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी जो भी लास्ट में बचता है, तो उसके शरीर के अंदर वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं, वो उनका क्या कर जाएंगे? अपघटन कर जाएंगे। तो यहां पे ये बात है ना, वो गलत है, बाकी सारे के सारे सही है इसके अंदर, ठीक है। और ये जरूर याद रखना भी, आपका जो पहले आता है उत्पाद, उत्पाद है वो प्रथम पौष्टिक स्तर पे होता है भी, और प्राथमिक उपभोक्ता है वो द्वितीय पौष्टिक स्तर पे होता है, और द्वितीय उपभोक्ता है वो आपका तृतीय पौष्टिक स्तर पे आता है भी, ठीक है। आगे देखो भी अब इसमें आपको बताना है, यहां पे इसने बोला भी कुछ नींबू आलू है, एन से नींबू मिला लो और ए से आपका आलू, और कुछ नींबू पपीते हैं, तो नींबू वाले डायग्राम को पपीता वाला डायग्राम है वो कट करेगा भी। अब देखो कुछ आलू पपीते हैं, कुछ जो आपके आलू है वो पपीते वाले डायग्राम को कट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे भी। और सभी पपीते आलू है, सारे के सारे जो आपके पपीते हैं वो आलू में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। इसको भी कैंसिल करो, तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका इसने बोला भी सभी नींबू, सॉरी भाई सॉरी, डायग्राम सही नहीं बनाया आपने, नहीं तो सही होता आपका। देखो सभी नींबू आलू है, तो सारे के सारे जो नींबू है ना वो किस में आएंगे? आलू में आएंगे, ये लो। और कुछ नींबू पपीते हैं, तो नींबू वाले डायग्राम को पपीता वाला डायग्राम है वो कट करेगा। अब देखो इसने बोला भी कुछ आलू पपीते हैं, यानी आलू वाला डायग्राम है वो पपीते वाले डायग्राम को कट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है भी, ये देखो बिल्कुल कर रहा है, एकदम सही है। और सभी पपीते आलू हो सकते हैं क्या? यानी सारे के सारे जो पपीते हैं वो आलू में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो इसमें पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसने बोला है 10 मीटर लंबे तार के 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध है वो R ओम है। 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध क्या होगा? देखो भी आपको पता है प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन में A होता है। L है लंबाई, A अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल होता है, यानी मोटाई बोल सकते हैं। रो यहां पे प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। तो आपको क्या है लंबाई में, ये क्या करा? पहले 10 मीटर लंबाई थी, अब आपके पास में 5 मीटर लंबाई, यानी लंबाई को आधा कर रहा है। तो आपको पता है भी जो आपका प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है किसके? लंबाई के। लंबाई के तो समानुपाती होता है, लंबाई के तो समानुपाती होगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपका एक प्रकार से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब जितनी आप लंबाई बढ़ाओगे उतना ही आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहां पे लंबाई को आधा करा तो उतना ही आपका प्रतिरोध आधा हो जाएगा भी। अब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करता, ये अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाता तो आपका प्रतिरोध कम हो जाता, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाता तो प्रतिरोध बढ़ जाता भी, क्योंकि ये तो यहां पे तो दुश्मनी का रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो यहां पे लंबाई के अंदर इसने रिलेशन पूछा है, तो लंबाई के अंदर पहले R था और अब R/2 हो गया भी। पहले तो क्या था भी, इसका प्रतिरोध R था, अब क्या हो जाएगा? R/2। R/2 का मतलब हो गया भी अपन इसको क्या बोल सकते हैं भी, एक प्रकार से इसको 1 ओम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे 0.5 आ जाएगा भी, 0.5 ओम आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 0.5 R ओम, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रामचेतन चौधरी को 2024 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्मश्री। नेक्स्ट देखो आगे इसने बोला है भी, नलीन बिंदु वाई से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला दो, ये लो। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ता 23 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मोड़ दिया और 23 किलोमीटर चला दिया भी हमने। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है, तो अब नीचे की ओर जाएगा
तो ये लो 29 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, तो ये लो बाईं ओर मोड़ दिया और 14 किलोमीटर चला दिया। अब वह बाईं ओर मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर नीचे की ओर जाएगा भी, बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर नीचे की ओर जाएगा, तो ये लो नीचे की ओर फिर चला देंगे भी। ये लो कितना चला, तो 21 किलोमीटर चला भी। उसके बाद में इसने बोला भी बिंदु जड पर है वो ठहर जाता है भी, बिंदु जड के ऊपर है वो ठहर जाता है। अब यहां पे थोड़ा सा हमने गलती किया है क्या, वाई से चलना प्रारंभ किया, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 23 किलोमीटर चला। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ा और 29 किलोमीटर चला। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है, सॉरी भी यहां पे बाईं ओर मुड़ेगा भी, बाईं ओर मुड़ेगा तो ये लो बाईं ओर मोड़ दिया हमने। और कितना चला, ये बाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है। आपको पता है 21 और 8 कितने होते हैं, 29 होते हैं। ये लो 21 किलोमीटर। अब इसने बोला भी जेड के ऊपर ठहर जाता है और वाई से चला था। अब ये बोलता है भी वाई पर दोबारा पहुंचना, उससे दोबारा पहुंचना तो उसे इस दिशा में जाना पड़ेगा। ये दिशा कौन सी है, तो ये पश्चिम है आपकी, ये दिशा आपकी कौन सी है, पश्चिम। कितना किलोमीटर, 23 आपका ये है और 14 ये है, तो 23 प्लस में 14, तो आपके पास में 7 और 3 37 किलोमीटर आपको पश्चिम में जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसको सोल्व आउट करना आपको। ये आप ए मान लो और ये आप क्या मान लो, बी मान लो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में। तो ये आपके पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करूं में, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, ये आपके पास में आ जाएगा ए का स्क्वायर यहां पे अपन कर लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 4x का स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस में 25y का स्क्वायर और माइनस में 5 2 10 2 20 ZY, यहां पे Z है भी, ठीक है, ये Z है। उसके बाद में आपके पास में क्या प्लस का निशान है, ये हो जाएगा आपके पास में 25Z का स्क्वायर और प्लस में 4y का स्क्वायर और उसके बाद में प्लस में आपके पास में ये हो जाएगा 5 2 10 10 2 20, ये हो जाएगा आपके पास में ZY और उसके बाद में माइनस में आपके पास में क्या है, 25Z का स्क्वायर है। अब ये देखो भी 25Z का स्क्वायर आपके पास में प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल कर दो भी। उसके बाद में आपके पास में क्या बच गया, 4Z का स्क्वायर बच गया, ठीक है, और 25y का स्क्वायर, ये देखो भी 20xy प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया भी। उसके बाद में आपके पास में क्या बच गया, 25 और 4 कितने होंगे, 25 और 4 है वो आपके पास में प्लस में ये हो जाएंगे 25 और 4 29, तो 29y स्क्वायर, तो ये बनेगा भी आपके पास में, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें बोला गया भी 7 व्यक्ति हैं, सभी का मुख उत्तर की ओर है, सी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी 1 2 3 4 और 5, यहां पे आपका डी आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी बी दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, बी आपका यहां पे आ जाएगा। इसने बोला भी जी है ना, वो सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, जी है वो सी ये रहा भी, और सी के ठीक दाईं ओर बैठा, तो इसका मतलब आपका जी यहां पे आ जाएगा। ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, ई है ना वो ए के दाईं ओर, तो ए को अगर मैं यहां पे रखूं तो पहला दूसरा और तीसरा, ई आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी जी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ए की सीट बची है, तो एफ आपका यहां पे आ जाएगा भी। तो जी और एफ के बीच में ओनली फॉर ए बैठा है, एक ही व्यक्ति है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, अब इसने बोला भी कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है भी जब अपन कॉपर धातु आपकी उसका क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी करते हैं, यानी इसका विद्युत अपघटन करवाते हैं, या फिर ये बोल दें भी कॉपर का शुद्धिकरण करवाते हैं, तो अपन इसमें कौन से विद्युत अपघटनी का यूज करेंगे, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का। जब कॉपर का अपन क्या करते हैं भी, कॉपर का विलयन लेना पड़ेगा भी, जैसे ये मान लो भी आपके पास में NaCl है,
NaCl है, जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो सोडियम धातु है वो अलग हो जाएगी इसमें से, ठीक है। वही प्रोसेस यहां पे बोल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट का विलयन लेना पड़ेगा। अभी कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेना पड़ेगा, उसमें से आप क्या करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें कॉपर आपका अलग हो जाएगा और सल्फेट आपका अलग हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझ में आगे देखो भी। अब इसमें देखो भी, एक तो आपके पास में क्यूप्रस होता है और एक आपके पास में होता है क्यूप्रिक। अब क्यूप्रिक और क्यूप्रस के अंदर है ना, कॉपर है वो आपका क्या होता है, +1 की फॉर्म में होता है। क्यूप्रस के अंदर है वो कॉपर +1 की फॉर्म में होता है, क्यूप्रिक के अंदर है वो आपका कॉपर है वो +2 की फॉर्म में होता है। ये ध्यान में रखना, ये ग्रुप डी 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो भी नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों का दर्शाता है। थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल है वो 1904 में दिया था, जैसा कि मैंने आपको नोट्स के अंदर बढ़िया तरीके से समझाया था ये, ठीक है। केमिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन करवाया था उसके अंदर। थॉमसन ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था सबसे पहले वो 1904 में दिया था, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसे बोलते हैं तरबूज मॉडल। अब इसके अंदर क्या होता है, अभी इसमें उस समय तक है वो थॉमसन ने ये बताया था भी, जिस प्रकार से तरबूज में जो लाल भाग खाने योग्य जो भाग होता है, जिस प्रकार से तरबूज के अंदर जो खाने योग्य भाग होता है वो तो क्या होता है धनात्मक, और इसमें जो बीज होते हैं, उसमें जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक होते हैं। तो उस समय अपरमाणुक कण, यानी जो परमाणु के अंदर पाए जाने वाला जो कण था वो कौन सा था, केवल इलेक्ट्रॉन था। भी केवल इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी खोज उस समय नहीं हुई थी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी क्या रिलेशन निकलेगा। तो सबसे पहले यहां पे देखो भी, आपके पास में x का आपको यहां से उठाना है संख्या, y की आपको यहां से उठानी है। देखने पे आपको थोड़ा सा ये पता लग रहा है, जैसे 128 है यहां पे देख रहे हैं, तो यहां पे आपका अंतर समान हो सकता है भी, अंतर आपका समान हो सकता है। जिस प्रकार से देखो भी 14 में से 8 जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहां पे देख लेते हैं, यहां पे देखेंगे तो देखो 6 में से 2 जाएगा तो 4 ही बचेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में देखो भी 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। यहां पे देखें तो आपके पास में 6 में से 4 जाएगा तो आपके पास में 2 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा भी। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं भी x की जगह 156 रख दूं, उसमें से 128 माइनस करेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। यहां पे 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, तो ये इस प्रकार तो नहीं होगा। उसके बाद में 8 में से 8 जाएगा तो आपके पास में 0 बचेगा भी, 8 में से 8 जाएगा तो आपका 0 बचेगा। यहां पे देखें तो इसमें अंतर समान चल रहा है, 146 में से 98 माइनस करोगे तो कितना बचेगा। अब इसके अंदर ये तो समान नहीं हो रहा भी, ये भी नहीं होगा, फिर अंतर समान नहीं है किसी का भी। तो अंतर समान नहीं है तो फिर एक कंडीशन आपके पास में और बचती है। जैसे यहां पे देखो भी, इनके अंकों का योग करो कितना है, तो इनके अंकों का योग है वो 11 है, तो इनके अंकों का योग कितना है 11 है। यहां पे अंकों का योग देखो कितना है, तो 6 4 10 और 11, और यहां पे अंकों का योग कितना 11 है, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। फिर आगे नहीं हो रहा भी, ये 7 और 4 11 और 1 12 हो रहा है, और इसी प्रकार से 6 5 11 और 1 12, तो इसके अंदर देखें तो आपका फिर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, क्योंकि 128 का अंकों का योग 11, 164 के अंकों का योग 11 और 146 के अंकों का योग 11 और 92 का अंकों का योग 11। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अंकों का योग, यानी 1 + 6 + में 4 बराबर में 11, 1 + में 2 + में 8 बराबर में 11। अब यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 + में 4 + में 6 बराबर में 11 और 9 + में 2 बराबर में 11। आगे देखो, एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247.50 में बेचता है, तो वस्तु का मूल्य कितना है, यानी क्रय मूल्य आपको यहां पे ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है। देखो भी 12.5 है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो प्रतिशत का निशान हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा भी, और दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 लग जाएगा भी। 25 5 125 और 25 चौके 100, 5 से कम 5 5 8 40, 1/8 आ जाएगा भी, 1/8।
देखो भी 8 हमारे पास में क्या है, क्रय मूल्य है। एक का अपने पास में लाभ हो गया, बेचेगा कितने में, 9 में, लेकिन वो बोल रहा है भी 247.50 में बेच रहा है। तो 9 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 247.50। तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो 247.50 बट्टे 9। आपको ज्ञात क्या करना है, 8 का मान ज्ञात करना है, तो इंटू आपके पास में क्या आ जाएगा 8, 9 से काट दो इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 तिया 27, ज्यादा 9 2 18, बचेगा कितना में, तो ये 6 बचेगा, 9 7 63 और बचेगा कितना 4 45, 9 5 45। तो ये आपके पास में मान कितना आ गया 27.9। अब 27.9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 निम 72, 8 निम 72 चला जाएगा, यानी 7, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में, तो ये आपका चला जाएगा 9 5 45, 5 आएगा भी, यहाँ पे 5 आएगा, तो ये 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 5 40 और ये आ जाएगा 220, कितना आ जाएगा भाई 220 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 220, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना भी 30 और 50 के बीच, 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो अभाज्य संख्या निकाल लो भी 30 और 50 के बीच में, तो एक तो आपके पास में 31 हो जाएगा, 32 33 नहीं है, और 34 35 36 37 हो जाएगा भी, और उसके बाद में 41 हो जाएगा, उसके बाद में 43 हो जाएगा, उसके बाद में 47 हो जाएगा। तो ये आपके पास में 30 और 50 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या है भी। इन सभी को जोड़ लो आप, तो 31 प्लस में आपके पास में 37 प्लस में और 41 प्लस में 43 प्लस में 47 कितने आ गया 199 आ गया भी। इसका योग कितना आ जाएगा 199। टोटल है कितनी 1 2 3 4 5, यानी औसत याद करना तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 5 का आप इसमें डिवाइड कर दो भी, तो डिवाइड करोगे 5 से, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 39.8 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी, 39.8 है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, अब इसके अंतर्गत है वो आपको क्या करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और एक अलग है। आपको ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं। पहले का पहले के साथ में रिलेशन होगा, दूसरे का दूसरे के साथ में रिलेशन होगा। अब देखो ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, तो क्या किया है +2 किया भी, 1 और 2 3, और यहां पे डी आता है 4 पे, जी आता है आपका 7 पे, तो यहां पे भी क्या कर रहा है ये +3 कर रहा है भी, इन 4 और 3 7 होते हैं। के आता है 11 पे, 11 और 2 13, तो +2 कर दिया, और 16 और 2 18, तो यहां पे +2 कर दिया भी। आगे देखो क्यू आता है 17 पे, 17 और 2 19, +2 कर दिया, और वी आता है 22 पे, 22 और 2 24, +2 कर दिया। अब देखो भी दूसरे और तीसरे में सेम लॉजिक लग रहा है भी, लेकिन पहले के अंदर अलग लॉजिक लग रहा है, तो इसका मतलब आपका पहला ही अलग हो जाएगा इसमें, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, अब इसमें बोला गया है भी अमाशय भित्ति में स्थिर जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्त्राव नहीं करती। तो यहां पे लार का स्त्राव नहीं करते भी, यानी अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है भी, HCl होता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे अमाशय के अंदर श्लेष्मा है, वो एक प्रकार से चिपचिपा पदार्थ, श्लेष्मा ग्रंथि होती है ना, वो श्लेष्मा ग्रंथि से एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं भी श्लेष्मा रस है वो आता है, निकलता है। पेप्सिन है, ये आपका अमाशय के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है भी, जो कि क्या करता है, अमाशय के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, लार है ये हमारे मुख में होता है भी, लार हमारे मुख के अंदर होती है, जो कि अमाशय के अंदर नहीं होती। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपके पास में बोला गया भी एक ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी होगी। मैंने मान लिया भी कोई धनराशि 1 है, वो 12 वर्षों के अंतराल में क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है, फिर 12 वर्षों के अंतराल में 2 गुनी होगी तो 4 हो जाएगी, और फिर 2 गुनी होगी तो 4 2 8 हो जाएगी। 12 वर्ष यहाँ पे लगे, 12 वर्ष यहाँ पे लगे, 12 12 24 और 12 36, टोटल है वो कितने साल लगेंगे, 36 साल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो,
अब इसमें आपको बोला गया भी कुछ जिराफ गेंडे हैं, कुछ जे से जिराफ है, वो क्या है, गेंडे है, तो ये लो जी से गेंडे बना दो। और सभी गेंडे बाघ है, सारे के सारे जो गेंडे हैं वो किस में आएंगे, बाघ में आएंगे, तो बी से बाघ बना दो भी। अब निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ बाघ जिराफ है, बाघ वाला जो डायग्राम है वो जिराफ वाले डायग्राम को कट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भी, सही कर दो इसको। अब इसमें देखो सभी बाघ गेंडे हैं, सारे के सारे जो बाघ है वो गेंडे वाले डायग्राम में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। इन सारे के सारे गेंडे हैं वो बाघ में आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे बाघ है वो गेंडे में नहीं आ रहे, तो ये बात गलत है। तो इसमें पहला सही है, पहला सही है, दूसरा आपका है वो गलत है, तो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो 7 बॉक्स है, 7 बॉक्स आपको दे रखे हैं, उसमें से अब इसमें देखो एफ को शीर्ष से तीसरे स्थान पर है, पहला, दूसरा और तीसरा एफ आ जाएगा भी। आगे इसने बोला बी और जी के बीच में केवल 2 बॉक्स है, बी और जी के बीच में 1 और 2, यहां पे जी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया है, डी है ना, उसको जी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो यहां पे आपका डी आ जाएगा। ई और ए के बीच में केवल 3 बॉक्स है भी, ई और ए के बीच में केवल 3 बॉक्स है, तो 1, 2 और 3, यहां पे आपका ए आ जाएगा। आगे इसने बोला भी डी को एफ के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, टोटल 7 है, तो 4 इसके नीचे आ जाएंगे भी। अब इसने बोला है भी डी है ना, उसको एफ के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर बी को मैं यहां पे रख दूं, बी को अगर मैं एफ के जस्ट ऊपर रख दूं, तो एक आपका खाली जगह यहां पे आ जाएगी, एफ आ गया, और यहां पे आपका डी आ जाए और यहां पे आपका जी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला भी ई और ए के बीच में 3 बॉक्स है, ई और ए के बीच में 3 बॉक्स है, तो यहां पे ए और ई और ए के बीच में 3 बॉक्स नहीं आएंगे इस कंडीशन के अंदर। तो आप है वो इस प्रकार से इसको सेट करें, यहां पे मैं एफ को लेके आ जाऊं भी, इसने बोला भी एफ शीर्ष से तीसरे स्थान पर है, ठीक है, 4 बॉक्स है वो इसके जस्ट नीचे भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए। अब ई और ए के बीच में 3 बॉक्स है, अगर मैं ई को यहां पे रख दूं तो 1, 2 और 3। आगे इसने क्या बोला, बी और जी के बीच में केवल 2 बॉक्स है, बी और जी के बीच में केवल 2 बॉक्स है। अगर मैं अब यहां पे अपन क्या करते हैं, बी को मैं क्या रख दूं, बी को नीचे रख दूं यहां पे, अगर बी को एफ के नीचे रख दें, ठीक है, और बी और जी के बीच में कितने हैं, 2 बॉक्स हैं, तो जी आपका सबसे नीचे आ जाएगा और डी है वो जी के जस्ट ऊपर है भी, तो 2 बॉक्स आगे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये बोल रहे भी ई सबसे ऊपर नहीं है, तो ई सबसे ऊपर नहीं है तो ए को सबसे ऊपर रख दे फिर, और 1, 2 और 3 यहां पे आपका ई आ जाएगा भी, तो दोनों के बीच में 3 बॉक्स आ जाएंगे ए और ई के बीच में। उसके बाद में एक बॉक्स आपका बच गया, कौन सा, सी आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब देखो भी इसने बोला भी कौन सा बॉक्स शीर्ष से चौथे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पर पूछा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट अब इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है भी जो समान, यानी जो घुलने के बाद में अपन उसको अलग अलग नहीं पहचान सकते, जैसे पानी में नमक को घोल दें या फिर पानी में चीनी को घोल दें, तो वो समांगी मिश्रण होता है भी। तो यहां पे जल के अंदर अगर आप कॉपर सल्फेट को चूर्ण मिलाएंगे, जल के अंदर कॉपर सल्फेट का जब आप चूर्ण मिलाएंगे तो वो एकदम घुल जाएगा भी, वहां पे आप कॉपर सल्फेट का चूर्ण है वो जल के अंदर अलग अलग नहीं देख पाओगे, ठीक है। और जल में चीनी को घोल देंगे तो ये भी आपका समांगी मिश्रण है, और जल के अंदर अगर आप तेल को घोलेंगे तो तेल अलग रहेगा आपका, जल अलग रहेगा, ये क्या है आपका विषमांगी मिश्रण है भी, ये आपका विषमांगी मिश्रण है। और आपका एएलपी के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया है, समांगी और विषमांगी के अंदर, सभी पेपर के अंदर, जितने भी पेपर के अंदर अगर समांगी और विषमांगी का अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो यही क्वेश्चन पूछा गया है। और जल में अगर घुला हुआ लवण है तो वो भी आपका क्या है, समांगी है, ये भी आपका समांगी है, ये भी आपका समांगी है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, समांगी हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे अगर मैं और बात करूं तो जैसे सीमेंट है वो आपका समांगी मिश्रण है, जैसे वायु है वो भी समांगी मिश्रण है, वायु के अंदर बहुत सारी मात्रा में नाइट्रोजन,
हाइड्रोजन ये है, लेकिन उसको आप चेक थोड़ी ना कर सकते हो ये हाइड्रोजन है ये, ठीक है ना, अलग अलग थोड़ी ना पहचान सकते हो। उसके बाद में मिट्टी है, वो भी आपका क्या है, समांगी मिश्रण है। अभी नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें देखो भी निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रुप डी 2022 के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो तापमान है ना, टेम्परेचर है, वो कुछ जैसे सरीसृप जैसे सांप है ना, जैसे सरीसृप है, उनके जो लिंग निर्धारण करने का कार्य करते हैं भी, तापमान टेम्परेचर है ना, वो लिंग का निर्धारण करता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, इसने बोला भी 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 व्यक्ति को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम है वो को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो 25 व्यक्ति हैं, 15 घंटे काम करते हैं और उस काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, और कितने काम है, 5 यूनिट है। बराबर में आपके पास में क्या है, बराबर में इसने दिया भी 12 व्यक्ति 20 घंटे काम करके कितने दिनों के अंदर 10 यूनिट काम कर देंगे। 5 से कम 5 और 5 2 10, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो इधर। तो ये आपके पास में x का मान क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 25 इंटू 15 इंटू 8 अपोन में इंटू 2 अपोन में 12 इंटू 20। तो 20 से काटोगे तो ये आपके पास में 10 बार कट जाएगा, ये 2 से ये आपका 10 बार कट जाएगा, और फिर आपका इसको काटोगे, इसको 4 से काट दोगे, 4 3 12 और 4 2 8, 2 से 5 बार काट दो, 5 से काटोगे ये आपका 3 बार कट जाएगा, 3 से 3 काट दो भी, 25 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा भाई, 25 डेज आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, यानी जो कुल वर्क है ना, यहाँ पे यूनिट 5 यूनिट है ना, ये कुल वर्क है, उसको मैंने नीचे लिया है भी, ठीक है। यहां पे कुल वर्क 10 था भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें आपको बोला गया है भी पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 175% अधिक है, 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां ये आपको बताना है। यहां से अपन देखें तो आपके पास में क्या है, 20% है, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/5 आ जाएगा। पहले 5 था, 1 की कमी आ गई, तो अब कितनी होगा, 4। इसने बोला भी 610 लड़के थे, यानी पिछले वर्ष स्कूल में 610 लड़के थे, तो 5 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 610 आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू है वो 610 अपॉन 5। आपको क्या है, अभी फिलहाल वर्तमान में आपको बताना है, तो 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहां पे आपके पास में क्या हो गया, अभी 5 से कम 5, 5 2 10 और 5 2 10 इंटू आपके पास में 4, 4 2 8, 4 2 8 और 4 एकम 4, यानी 488। यानी अभी जो लड़कों की संख्या वो कितनी है, 488 है। अब इसने बोला भी लड़कों की कुल संख्या का 175% है लड़कियां, तो 488 का आप क्या करोगे, 175 निकालोगे। तो ये लो 175 निकाल लेते हैं। तो 25 से काटोगे तो 25 7 175 और 25 चौका 100। 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 2 8, 4 2 8, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 122 इंटू 7, 7 2 14, 14 और 1 15, 7 एकम 7 और 1 8, 854। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। देखो अब एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, और जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी नोट्स की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी प्रीवियस पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र आपको 99 रुपीज के अंदर है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। एक आपके लिए शानदार सा ऑफर ये भी है भी, इसके अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो अपन क्या है 10 या 15 दिन के अंदर अंदर है वो 9th क्लास
कि साइंस की जो एनसीईआरटी है और 10th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका आपको क्या है कोर्स दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको डिजिटल बोर्ड के ऊपर है वो अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये लाइन बाय लाइन है वो कवर करवाई जाएगी भी। 10वीं क्लास की एनसीईआरटी और 9वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है साइंस की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आपको कोर्स कवर करवाया जाएगा। लगभग 10-15 दिन के बाद में ये कोर्स अपन लॉन्च कर देंगे। तो अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेगा तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो उसको उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा भी, ठीक है। तो ये उसके बाद में जैसे ही ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद में आपका एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ने के चांसेस 100% है भी। तो अगर अभी कोई ले लेगा तो उसमें साथ में ये इंक्लूड हो जाएगा 10-15 दिन के बाद में। अपन ये 9वीं और 10वीं क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका लाइन बाय लाइन है वो एक प्रकार से पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं भी, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9887693449 के ऊपर। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। अब देखो भी गलत कथन का चयन करना है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है भी। यानी नर युग्मक कौन सा हो जाएगा, शुक्राणु, शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु, दोनों मिलेंगे तो निषेचन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। नर युग्मक, नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है। नर जनन कोशिकाएं है वो परागकण के द्वारा निर्मित होती है, बिल्कुल सही बात है अभी। परागकण पुष्प की अगर बात करें तो नर जनन कोशिकाएं कौन सी होती है, परागण होती है। और मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है। मादा युग्मक है वो वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। निषेचन में युग्मनज बनता है। युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट, यानी जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, निषेचन होना। और निषेचन होगा जब दोनों मिलेंगे तो उसे अपन जाइगोट यानी युग्मनज बोलते हैं भी, ठीक है। अब ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात सही क्यों नहीं है, देखो भी यहां पे अपन एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये आपके क्या है, ये है वर्तिकाग्र, ये क्या है आपका वर्तिकाग्र है, ये आपका क्या है वर्तिका है, और ये आपका क्या है अंडाशय पुष्प का, ठीक है। अब अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है भी। ये क्या है, अंडाशय के अंदर है वो बीजांड है। अब देखो भी वर्तिकाग्र के ऊपर है वो पराग कणों की लैंडिंग होती है, यहां पे पराग कण आते भी, उसके बाद में ये वर्तिका है। इसने बोला भी मादा युग्मक है वो वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यानी बीजांड है वो क्या है, मादा, पुष्प का मादा युग्मक है, पुष्प का मादा युग्मक है जो कि अंडाशय में स्थित होता है, वर्तिकाग्र में स्थित नहीं होता भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इसके अंदर इसने बोला भी जब किसी वस्तु का अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है, ये आपको बताना है। पहली बात ये समझो आप भी, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, और प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, वक्रता केंद्र यानी सी के ऊपर। वक्रता केंद्र सी के ऊपर जब प्रतिबिंब बनेगा, कब बनेगा, जब आप वस्तु को कहां पे रखोगे, वक्रता केंद्र पे रखोगे। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनता है। कैसा बनता है, समान बनता है, समान आकार का, ठीक है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। जब समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा तो उस कंडीशन में आपका जो आवर्धन होगा वो क्या होगा, 1 होगा भी। आपका आवर्धन है वो क्या होगा, 1 होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वहां पे आपका आवर्धन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो प्लस अगर आवर्धन है तो वहां पे आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये ध्यान में रखना। प्लस अगर आवर्धन है तो वहां पे आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, माइनस अगर आवर्धन है तो वहां पे आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन m बराबर होता है -v/u, -v/u। v क्या होता है आपके, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होता है, बिंब की दूरी। अब वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब बना, तो यानी वक्रता केंद्र पे आपने वस्तु को रखा और वक्रता केंद्र पे आपका प्रतिबिंब बन गया। तो यहां पे आपके पास में मान देख लो, तो
v का मान भी 20 है और वहीं पे आपका प्रतिबिंब बन गया, तो माइनस से ये 20 से 20 कैंसिल, तो इसका मतलब -1 आ जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की प्रक्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस, और जब इसमें क्लोरीन का निर्माण करते हैं, जब इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन का क्रिया करते हैं। अब इसमें देखो यहां पे क्या बनेगा भी आपके पास में, ये बन जाएगा CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पुरानी किताबों में आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा इसका नाम, लेकिन अभी जो नई एनसीईआरटी है ना उसमें इसका नाम मिलेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, H2O जल बन जाएगा भी। तो ये आपका क्या है, विरंजक चूर्ण बोलते हैं, जिसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, जिसे अपन बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, क्या बोला जाता है अभी, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा भी, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पता है ये भी HCl होता है। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है, अब इसमें बोला गया भी 17 सितंबर 2024 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता। यानी विद्युत धारावाही चालक का मतलब हो गया भी जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गति नहीं करता भी। तो विद्युत पंखा तो गति करता है भी, जब अपन इसमें विद्युत देते हैं तो ये गति करता है, हमें हवा देता है, बिल्कुल सही बात है। विद्युत मोटर भी क्या करता है, जब अपन इसको विद्युत धारा देते हैं तो ये गति करता है। और विद्युत हीटर है, ये जब अपन क्या करते हैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये ऊष्मा देता है भी, ये गति नहीं करता, ये क्या करेगा, ऊष्मा देगा भी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत जनित्र है, ये भी क्या करता है, गति करता है, ठीक है, ये भी क्या करेगा, गति करेगा। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, अंदर अंदर वाले का गुणा करवा दो और बार बार वाले का गुणा करवा दो भी, ठीक है। और यहां पे तो ये हो जाएगा आपके पास में 24 × 24, अंदर अंदर वाले का गुणा करवा दो, बाहर बाहर वाले का गुणा करवा दो और बराबर कर दो, तो बराबर में आपके पास में y आ जाएगा भी। तो ये आप 6 से काट दो, 6 × 18, 6 चौका 24, फिर 3 से काटोगे 8 बार, 8 चौका 32। तो यहाँ पे y का मान जो आपके पास में आया वो क्या आ गया, 32। राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी सारे के सारे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा। अब इसमें देखो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, सम्मुख संयुक्तुक लेप्चा पारंपरिक टोपी बनाने में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध सिक्किम के किस शिल्पकार को कला और सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, तो जॉर्डन लेप्चा को, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो, अब इसमें आपको बोला गया है अभी वर्ष 2020, 21 और 22 में मिलाकर चावल का उत्पादन कुल कितना है। तो 20 में है 100, 21 में है 60, 160 हो जाएगा अभी, और यहाँ पे 22 में है आपका 80, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0, 4, 240, तो 240 लाख टन आ जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया है भी जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा क्यों भी। तो ऐसा आपका न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम, और न्यूटन की गति का फर्स्ट जो नियम है उसे अपन बोलते हैं जड़त्व का नियम। हमारे शरीर के जड़त्व के कारण, जड़त्व का मतलब होता है जड़त्व यानी एक प्रकार से जब अपन कोई विराम अवस्था के अंदर है तो विराम अवस्था में रहने की कोशिश करेंगे, और जब अपन कोई गतिशील अवस्था में है तो अपन क्या है, गतिशील अवस्था में रहने की कोशिश करेंगे जब तक कोई बाह्य बल कार्य न करे, और उस बाह्य बल का अपन क्या करेंगे, विरोध करेंगे भी। तो जैसे बस चल रही है, बस क्या है, चल रही है, और उस बस के अंदर है वो हम क्या कर रहे हैं भी, एक प्रकार से गति अवस्था में है।
अपन तो गतिशील अवस्था में है और बस चालक ने क्या किया, अचानक ब्रेक लगा दिया, तो हमारा शरीर क्या करेगा, गतिशील अवस्था में रहने की ही कोशिश करेगा। और उसने अचानक बस के यहां पे ब्रेक लगाया, तो हम क्या है, आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो है वो एक प्रकार से चोटिल हो सकते हैं। तो यहां पे शरीर के जड़त्व के कारण, और जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो आपका द्रव्यमान पे, जड़त्व है वो द्रव्यमान पे निर्भर करता है। जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका उतना ही ज्यादा जड़त्व होगा भी। न्यूटन की गति के तृतीय नियम को अपन बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जैसे अपन नाव से छलांग लगा दे, नाव से है वो बाहर भी, समुद्र नाव के अंदर है और अपन किनारे पे आना चाहते हैं, तो किनारे पे हमने क्या किया, छलांग लगाया, तो जितना आपने क्या है आगे की ओर प्रेशर लगाया है उतना ही आपका नाव पे प्रेशर लगेगा, तो नाव भी उतनी ही पीछे चली जाएगी भी किनारे से। ठीक है, तो वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाए। जैसे अपन क्या है बंदूक से गोली चला रहे हैं, तो गोली आगे जाएगी, बंदूक है वो पीछे की ओर है वो एक प्रकार से गति करेगी और हमारे कंधे के ऊपर है वो दाब डालेगी भी। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है वो ये बोलता है भी संवेग में परिवर्तन की दर है वो एक प्रकार से, संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, तो वो बल के समानुपाती होती है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। फल और बीज के अंदर वो सबसे ज्यादा पादप हार्मोन कौन सा होता है, तो वो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन है ये क्या करता है, ये कोशिका विभाजन को, कोशिका विभाजन में मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो कोशिका विभाजन फल होते हैं उसमें कोशिका विभाजन चलता ही रहता है, यानी फल जब छोटा होता है और उसके बाद में जब बड़ा होगा और उसके बाद में पकेगा, तो उसमें क्या कोशिका विभाजन चलता ही रहता है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन है ना वो फल और बीजों के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन है ना ये क्या करता है, ये पादप वृद्धि करता है, ये पादप की वृद्धि करता है, फलों को झड़ने से रोकता है। ठीक है, और जिब्रेलिन हार्मोन है ये आपका एक प्रकार से जो आनुवांशिक रूप से जो बौने पौधे होते हैं उनको क्या है उनकी लंबाई में वृद्धि करता है भी, और ये तने की मोटाई के अंदर वृद्धि करता है भी जिब्रेलिन हार्मोन। एफसीसी कमल होता है ना ये वृद्धि रोधी हार्मोन है भी, ये वृद्धि रोधी हार्मोन है, वृद्धि रोधी हार्मोन हो जाए। कहने का मतलब ये है भी एफसीसी कमल वृद्धि रोधी हार्मोन है और ये क्या करता है, ये पादप की वृद्धि को रोकता है और फलों को झड़ने से रोकता है, फलों को झड़ने के लिए एक प्रकार से फलों और पत्तियों को झड़ने के लिए आतुर करता है भी, यानी झड़ता है ये। और यहां पे जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कुरोसावा ने की थी भी, कुरोसावा ने। ठीक है, और ऑक्सिन हार्मोन की खोज है वो बेंट ने की थी जेई के पादप में। और यहां पे साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज है वो किसने की थी भी, तो ये आप सकुंग ने इस हार्मोन की खोज की। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी इसमें इसने बोला है भी मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य बटा समय आप अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करोगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप टाइम लोगे और उस हिसाब से आप क्या करोगे, कार्य करोगे। तो क्या होता है, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य है वो उसकी शक्ति कहलाती है। ठीक है, शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल, शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है वो जूल होता है, और संवेग का जो मात्रक होता है, संवेग का फॉर्मूला लिखो पहले, P बराबर होता है mv, P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो संवेग का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें बोला गया भी जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा क्यों भी, किसके कारण होता है, तो ये प्रकाश के एक सीधी रेखा में गमन करने के कारण। जैसे ये मान लो भी ये आपके पास में एक वस्तु है, अब प्रकाश यहां से आ रहा है एक सीधी रेखा के अंदर, टकरा गया, अब आगे जा नहीं पाया,
तो इसकी क्या बनेगी, छाया बनेगी। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो ये मान लो भी ये प्रकाश इस प्रकार से आ रहा है, यहां पे टकराया, उसके बाद में इनके किनारों से होकर और इस प्रकार से वो चला जाता है, तो छाया नहीं बनती। लेकिन प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, आगे वस्तु कोई अपारदर्शी है तो वहां से वो गुजरेगा नहीं, तो उनकी छाया बनेगी। प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर वापस आना भी, ठीक है। तो यहां पे आपके पास किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के विक्षेपण का मतलब होता है फैलना, विक्षेपण का मतलब होता है 7 रंगों के अंदर वो एक प्रकार से डिवाइड होना, वो विक्षेपण होता है। विवर्तन का मतलब होता है एक प्रकार से चमकना। आगे देखो, इसमें अभी शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारतीय शतरंज टीम का नॉन फ्लेइंग कप्तान और कोच निम्नलिखित में से कौन है, तो श्रीनाथ नारायण, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, बी आता है आपका 2 पे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, एफ आ जाएगा भाई, +1 किया है। उसके बाद में सभी में क्या किया है, दूसरे में भी +1 करा भी, ई 5 पे आता है, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 पे आपका आई आ जाएगा भाई। और उसके बाद में जी 7 पे आता है, 7 और 1 8, 9 10, 10 और 11 किया आ जाएगा भाई। तो ये क्या कर रहा है, प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, ये +1 कर रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये एफ आई के 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने बोला भी एक आयत की भुजाएं 8:10 के अनुपात में है, उसका परिमाप 90 है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो भी आयत का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई। हमारे अनुसार है वो उन दोनों भुजाओं, मैंने एक भुजा मान ली 8, दूसरी भुजा मान ली 10, तो हमारे अनुसार उन भुजा का योग कितना है, 18 है। 18 और 2 इंटू एल प्लस बी है, तो ये कितना हो जाएगा पर अपने पास में उनका जो परिमाप आया वो 36 आया, लेकिन क्वेश्चन में इसने दे रखा है 90, तो 36 का मान कितना हो जाएगा, 90। तो एक का मान 36/90, आपको मान किसका ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल यानी ये आपके पास 80 का मान ज्ञात करना है भी, हमारे अनुसार तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एल इंटू बी। तो आपको ज्ञात क्या करना है, 80 का मान ज्ञात करना है भी। तो 80 का मान ज्ञात करोगे तो यहां से आप 9 एकम 9, 9 चौके 36 4, और फिर ये आ जाएगा आपके पास 4 एकम 4, और ये आ जाएगा 4 2 8 20। तो यहां से आपके पास में पहले इसकी भुजा निकाल लो भी आप, भुजा का अनुपात अपने पास में है, तो इसकी भुजा निकाल लो। भुजा निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास में, एक का मान कितना आ गया भी, यहां से एक का मान आ गया आपके पास 90 बट्टे ये आ जाएगा 36। 8 का मान निकाल लो पहले, तो पहले 8 का मान निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 एकम 4, 4 2 8, तो 8 का मान आपके पास में 20 आ गया, एक भुजा आपके पास में 20 आ गई। और एक आपके पास में 10 का मान निकालना है, 10 का मान निकालना तो ये हो जाएगा आपके पास 90/36 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 चौके 36 4, और फिर 2 2 4, और ये आ जाएगा 2 5 10, फिर 2 2 4 और 2 5 10, 5 5 25। तो ये आपके पास में एक भुजा 20 आ गई और एक आपके पास में 25 आ गई। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 25, 20 इंटू 25 0, और 25 2 50, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 0 और 25 2 50, तो ये 500 आ जाएगा अभी आपके पास में, 500 आपके पास में आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया है भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा, ये आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल में वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, वस्तु का द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता भी। वस्तु का जितना द्रव्यमान, अगर वस्तु का द्रव्यमान फिक्स रहता है, चाहिए आप वस्तु को चंद्रमा पे ले जाओ, सूर्य पे ले जाओ, किसी भी ध्रुव पे लेके चले जाओ, वस्तु का द्रव्यमान है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, नो चेंज है। विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है, तो ये अपन बोल सकते हैं भी, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कोई विशाल वस्तु है, अगर अपन मुक्त पतन करवाया जाता है, उसको मुक्त पतन करवाया जाता है, तो उसका वेग है वो बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई हाइट है और इस हाइट से हमने क्या है वस्तु को छोड़ा, तो इस हाइट पे तो क्या है भी वस्तु का जो एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे
वस्तु है वो पृथ्वी की तरफ आती जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादा होता जाएगा अभी, जिसके कारण वेग तो बढ़ जाएगा अभी, वेग घटेगा, वेग घटता नहीं है अभी, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता अभी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इसमें बोला गया है भी एक वर्ताकार मेज है और उस मेज पे 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 कैंडिडेट बैठे हैं भी केंद्र की ओर मुख करके। अब देखो भी इसने बोला भी V के दाईं ओर से गिनती करने पर V और L के बीच में एक व्यक्ति है भी। तो V के दाईं ओर से V और L के बीच में एक कैंडिडेट है, V L और X के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है भी, L और X के बीच में एक कैंडिडेट है, तो आपका X फिर यहां पे आएगा, तभी L और X के बीच में एक कैंडिडेट आ जाएगा। V और Z के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है भी, V और Z के बीच में एक व्यक्ति कब आ सकता है, जब आपका Z यहां पे हो तभी V और Z के बीच में एक कैंडिडेट आएगा। R और X के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, R और X के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो X आपका यहां पे है। अगर मैं इधर रखूंगा तो V ऑलरेडी बैठा है, अगर इधर रखूंगा तो 1 और 2 आपका R यहां पे आ जाएगा। P और Z के बीच में केवल एक व्यक्ति है, Z आपका ये रहा भी, इधर तो V बैठा है लेकिन इधर आ जाएगा आपका P, तो P और X के बीच में P और Z के बीच में एक आपका X आ गया, आगे एक व्यक्ति और बच गया आपका Y, जो कि आपका यहां पे आ जाएगा। Y के क्रमशः Y के ठीक दाईं और बाएं, पहले दाएं बताना है भी, Y के दाएं कौन सा हो जाएगा, V हो जाएगा, और Y के बाएं कौन सा हो जाएगा, ये Z। तो V और Z राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 20% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे 1/5, 15% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे 3/20। पहले क्या हो रहा है, कमी तो माइनस दर्शा दो, वृद्धि तो प्लस कर दो भी। पहले 5 था, उसके बाद में क्या कर दी, 1 की कमी तो 4। अब दूसरी कंडीशन में क्या है भी 20 है, 3 की वृद्धि कर दी तो कितना करेगा 23, 23 चौके 92 और 5 100, पहले 100 था 92 हो गया, कितने की कमी कर दी भी 8 की कमी कर दी। 8 की कमी कितने पे 100 पे, प्रतिशत निकालोगे तो 8% आएगा, तो 8% की कमी आएगी भी, 8% की कमी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, अब इसमें आपको बोला गया है भी अभिक्रिया है Al2SO4 की थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया है वो आपको बेरियम क्लोराइड के साथ में करवा दी, तो आपका क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया और प्लस में BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया। तो सही संतुलित अभिक्रिया आपको बतानी है कौन सी होगी। इसमें देखो भी, अब इसमें देखो एल्यूमिनियम आपके पास में कितने हैं, 2 है यहां पे एल्यूमिनियम 2 है, यहां पे आपके पास में ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4 ये देखो मल्टीप्लाई में है और 3 श्योर कर रखा है, तो 3 चौके 12 ऑक्सीजन है यहां पे आपके पास में कितनी है, 3 चौके 12 ऑक्सीजन, 3 ये रहा और 4 ये रहा, 3 चौके 12 है। सल्फर यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, बेरियम यहां पे 3 है, यहां पे भी आपका 3 बेरियम है। उसके बाद में क्लोरीन यहां पे 3 है और यहां पे आपका 3 2 6 और 3 2 6, तो इसका मतलब पहला ही सही है भी, यानी 3 2 6 क्लोरीन यहां पे है और 3 2 6 क्लोरीन यहां पे है, तो इसका मतलब पहला संतुलित समीकरण है भी, पहला क्या है आपकी संतुलित समीकरण है, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रही है। आगे देखो भी, रेलवे पदाधिकारियों ने 19 अक्टूबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक शहर ए से शहर बी तक मंगलवार और शुक्रवार को 2 अवकाश विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। कारण क्या है, तो शहर ए से शहर सी तक की उड़ाने क्षमता के अनुसार बुक की गई है, और एयरलाइंस अगस्त 2023 से शहर ए और शहर सी के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। उसके बाद में इसने बोला भी शहर बी के अब उनके प्रवासी जो शहर ए में कार्य कर रही हैं, त्योहार के लिए अक्टूबर से जनवरी तक रेलगाड़ी द्वारा वापस शहर बी की यात्रा करते हैं, तो मौजूदा रेलगाड़ियां
यात्री मांग में इस वर्दी को समायोजित नहीं कर सकते भी। इसने ये बात बोली थी। बी यहां पे क्या कर रहा है, बी शहर ए से बी तक मंगलवार और शुक्रवार को 2 अवकाश विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है। अब उसमें यहां पे उड़ानों की संख्या बढ़ रही है, उड़ानें ए और सी के बीच में, तो ये तो ए और सी के बीच की बात चल रही है। ये बात तो सही नहीं हो सकती भी, लेकिन ये बात सही हो सकती है भी। कैंडिडेट ज्यादा हो जाए तो बी के उनके प्रवासी जो शहर ए में कार्य कर रहे हैं तो वो ए से बी में आ रहे हैं भी, तो इसके लिए बी आपका यहां पे जो सही है वो संभावित कारण बी बन सकता है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट। इसने बोला भी निम्नलिखित में से कौन सा एल्किन का सामान्य सूत्र कौन सा है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है भी, ये एल्किन का सामान्य सूत्र होता है। और CnH2n एल्किन का सामान्य सूत्र है, और CnH2n+2, ये देखो Cn और H2n+2 ये आपका एल्केन का होता है, ये एल्केन का सूत्र होता है। और एक होता है CnH2n-2, ये आपका एल्काइन का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, एल्किन और एल्काइन ये दोनों किस में आते हैं, तो ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्केन है ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और एल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर आने में, 50 किलोमीटर आने यानी धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या है, तो मैं यहां पे नाविक की चाल है यानी स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चला रहा है, तो नाव की चाल तो आपके पास में 3 किलोमीटर होगी, लेकिन धारा की चाल में x मान लेता हूं, धारा की चाल है वो x किलोमीटर पर घंटे मान ले। अब वो प्रतिकूल जाएगा तो विपरीत जाएगा, अनुकूल आएगा तो वो साथ में आएगा। तो एक प्रकार से प्रतिकूल जाएगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, तो उसकी चाल हो जाएगी 3 माइनस में x। और अगर अनुकूल जाएगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, x प्लस में 3, अनुकूल जाएगा तो। अब यहां पे दोनों का जो अंतर दे रखा है, दोनों का जो अंतर दे रखा है वो आपके पास में क्या है, दूरी दोनों में 50 है, 50/3 माइनस में x माइनस। अब देखो भी इसका यहां पे अपन क्या करते हैं भी, समय का अनुपात ले लेते हैं। अपने पास में क्या है भी, समय का अनुपात आ जाएगा। जिस प्रकार से समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब देखो भी दूरी आपके पास में 50 है। अब प्रतिकूल में क्या होगा, प्रतिकूल में वो विपरीत जाएगा भी, प्रतिकूल में विपरीत जाएगा तो आपके पास में चाल क्या आएगी, 3 माइनस में x आएगी, विपरीत जाएगा तो। और दूसरा आपके पास में क्या है, समय का अनुपात 50 बटे आपके पास में ये धारा के अनुकूल जाएगा, तो धारा के अनुकूल है वो उसकी चाल क्या होगी, x प्लस में ये आ जाएगा आपके पास में 3, कितना बनेगा 3 प्लस में x, 3 प्लस में x आ जाएगा भी। अब इनका जो अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसने 2 गुना समय ले रहा है भी, 2 गुना समय ले रहा है तो 2:1, ये अनुपात हो गया समय का भी। यही हमने समय रखा भी, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और ये दूरी बटा चाल, ये पहली कंडीशन में, ये दूसरी कंडीशन में। अब इसका वज्र गुणा करवाओगे आप तो ये आपका इस प्रकार से वज्र गुणा होगा। अभी यहां से अपन पहले इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, ये नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो आपके पास में ये बन जाएगा 50/3 माइनस में x इंटू और 3 प्लस में x अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा 50, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आपके पास में 2/1 है ही। अब इसको वज्र गुणा करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 6x माइनस में 2x बराबर में 3 का 1 के साथ में गुणा करवाओगे तो 3 प्लस में x। अब ये 2x इधर जाएगा तो आपके पास में 3x बनेगा, और बराबर में ये 3 इधर आएगा तो आपके पास में 3 बनेगा भी।
6 में से 3 जाएगा तो आपके पास में यही बनेगा ना, यहां पे x नहीं आएगा अभी इसमें। अब देखो x का मान आपके पास में क्या आ गया 1, और x का मान आपने माना क्या था, x का मान धारा की चाल बताई थी। अब इसने बोला भी धारा के अनुकूल नाविक की चाल बतानी है, धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी धारा की दिशा में, तो धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल अभी आपने निकाली है 1 है, और आपकी नाव की चाल कितनी है 3 है, तो अनुकूल बतानी है तो आपके पास में कितनी हो जाएगी 3 और 1 है 4, और प्रतिकूल बतानी होती तो 3 माइनस में 1 यानी 2 आ जाएगी। ये प्रतिकूल है और ये अनुकूल है, तो 4 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, मई 2024 में डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर को रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजना सौंपी है, तो वो 9 रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान सौंपी है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें इसने बोला भी x का मान यहां से उठाओ, 125 के साथ में क्या रिलेशन बन रहा है, और उसके बाद में 13 का y के साथ में क्या रिलेशन बन रहा है वो आपको बताना है। अगर इसमें बात करें भी, यहां से 11 का स्क्वायर कर दूं मैं 121, 11 का स्क्वायर 121 प्लस क्या कर दूं, प्लस कर दूं 121 में 4 जोड़ दें तो 125 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 13 का स्क्वायर कर दूं 169, और प्लस 4 जोड़ेंगे 173 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका सही है, ये आपका मान सही है। एक्स की जगह 11 रखो, और 11 का मैं स्क्वायर कर दूं 121 प्लस कर दूं 4 बराबर में 125 आ रहा है। 13 का स्क्वायर करूंगा 169 प्लस करूंगा 4 कितना आएगा 173, राइट आंसर होगा आपका कौन सा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने बोला भी प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेगी। यहां पे प्रत्येक 250 मीटर है तो सापेक्ष उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 250 प्लस 250 बराबर में इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 500, ठीक है। अब यहां पे आपके पास में उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत है, तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी 90 और 60, 90 और 60 150, और इसको आपको क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है भी, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे भी। अब आपके पास में समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है 500 है, चाल कितनी है तो 150 इंटू 5 अपॉन में 18 आएगा तो वो 18 आपका ऊपर चला जाएगा भी, तो 150 से 0 कैंसिल कर दो भी, 5 से ये आप 10 बार कैंसिल कर दो, और इसको 5 से 3 बार कैंसिल कर दो, और इसको 2 बार कैंसिल कर दो, इसको 6 बार कैंसिल कर दो, 6 3 18, तो कितना हो जाएगा भाई 18 सेकेंड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। अब देखो भी 6 2 12 होंगे ना, मल्टीप्लाई करो इसका, तो 6 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 12 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब यहां पे आपको करना भी ध्यान दें, संपूर्ण संख्या को आपस में चेंज करना है, तो ऐसी किन 2 संख्याओं को आपस में चेंज किया जाए कि आपका जो समीकरण है वो संतुलित हो जाए, छंतर मान आ जाए। तो यहां पे अगर 13 और 17 को आपस में चेंज कर दे तो भी 13 और 17 कहां पे ये रहा 17, और 13 और 56 को अगर अपन चेंज कर दे तो भी, तो ये दोनों ही कंडीशन के अंदर है वो हो सकता है भी। मैं आपको अब मैं यहां पे 19 और 17 को चेंज कर लेता हूं भी, 19 और 17 को चेंज कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 72 माइनस में 56, और ये हो जाएगा आपके पास में बीच में प्लस का निशान है भी यहाँ पे, तो आ जाएगा आपके पास में प्लस 13 प्लस में 17 इंटू 2 और माइनस में 95 भाग 5 प्लस में 19 बराबर में 76। तो यहां से देखें तो ये कितना आ जाएगा भाई 72 में से 56 बाहर निकाल दो आप, तो ये आ जाएगा 6 और ये 16, प्लस में आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 30, 30 2 60, और माइनस में 19 5 95, 5 बार कैंसिल हो जाएगा भी ये, ठीक है। तो ये माइनस का
19 5 95 और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा 19। अब यहां से 5 माइनस करोगे इसको 55, 55 प्लस में 16 प्लस में 19 जोड़ दो भी। 9 और 6 कितने होते हैं अभी, 9 और 6 15, 15 और 5 20। तो यहां से आपके पास में 5 माइनस का नहीं आएगा, ये आपके पास में माइनस का आएगा 19, ठीक है ना। 19 5 95, तो 19 से 19 आपका कैंसिल हो गया अभी ये। तो यहां से आपके पास में क्या बच गया, 60 और 16 बच गया। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 76 बराबर में 76। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपको बताना है जिस प्रकार से Q और हैज का मतलब है भी बेटी, ए बी की बेटी है, तो Q बेटी है R की, मल्टीप्लाई का मतलब होता है पत्नी, R पत्नी है P की, और P पत्नी है, P भाग का मतलब क्या भाई, पिता, पिता है। तो ये हो जाएगा आपके पास में P पिता है K का, मल्टीप्लाई का मतलब है पत्नी, पत्नी है T की, R का T से संबंध, तो आपको बताना है भी T के R क्या लगता है ये बताना है। तो Q बेटी है R की, R पत्नी है P की, और P पिता है K का। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, Q और K, तो Q और K दोनों बहन है भी, दोनों क्या है, बहन है, और K पत्नी है T की। तो ये T के Q क्या लगती है, तो ये हो जाएगा T की पत्नी क्या है, K है, और K की बहन कौन हो जाएगी, Q। तो ये पत्नी की बहन हो जाएगी भी, ये पत्नी की बहन हो जाएगी। तो यहां पे पत्नी की बहन कौन सी हो जाएगी, 2 नंबर ऑप्शन, नहीं, पत्नी की मां, किसका किसका, अच्छा Q का, ये आपको बताना है भी T का संबंध R से बताना है भी, Q से नहीं बताना। तो ये T की पत्नी K है, और K की मां कौन हो जाएगी फिर, R हो जाएगी भी, तो पत्नी की मां हो जाएगी फिर। R के साथ में तो पत्नी की मां है, और लेकिन Q के साथ में रिलेशन है वो पत्नी की बहन है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है U का कोड क्या होगा। अब देखो भी दोनों जो पूछा गया है वो दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन तो नहीं आ रहा, U ओनली इसमें ही आ रहा है। अब इन दोनों के अंदर देखो भी कौन सी संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, 7 है, यहां पे भी 7 है, यहां पे 6 है, लेकिन यहां पे 6 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया भी, U का जो कोड होगा वो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा भी। तो राइट आंसर होगा आपका कौन सा, ये 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, एक यदि दीवार का 10% भाग मोर्टार से भरा हुआ है, 24 मीटर लंबा, 8 मीटर ऊंचा और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। यदि दीवार का 10% भाग है वो मोर्टार से भरा हुआ है, तो इसमें एक दीवार है कौन सी, 24 इंटू 8, 24 इंटू 8 और 24 इंटू 8 इंटू 60, ये इसका आयतन निकाल लो दीवार का। दीवार का आयतन निकालोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करवा देते हैं 24 इंटू 8 इंटू 60 का, तो ये आपके पास से मान आ गया 11,520। अब इसने बोला भी 10% भाग तो इसका मोर्टार से भरा हुआ है, तो यहां से 10% निकालेंगे तो बाकी बच गया आपके पास 90% ईंटें लगी हुई है इसमें, तो 90% निकाल दो। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर यहां से आप है वो 1152 के अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे 9 का, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 10,368। बाकी आपके पास में कितना बचेगा, 10,368 बच गया अभी। अब इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में, यहां पे इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो भी, 24 इंटू 12 इंटू 8, इसको सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा अभी, ये आपके पास में 0.24 और 0.12 और 0.08 आ जाएगा अभी।
तो इसका मतलब 6 जीरो ऊपर और लगेगी। तो यहां से आपके पास में भाग लगाना पड़ेगा, तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में टोटल आयतन आपके पास में ये आ जाएगा 10,368 है, जो कि ईंटों ईंटों से बना हुआ है। और ईंट की जो माप है वो आपके पास में कितनी है 24 इंटू 12 इंटू 8। और ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में चेंज कर रहे हो ना, तो ऊपर आपके पास में 6 जीरो लगानी पड़ेगी बीच में। ठीक है, अब इसको काटा पीटी कर दो भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 10,368 और इसमें डिवाइड करना है आपको 24 से, तो कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा भी। फिर आप डिवाइड करोगे इसको 12 से, 36 आ जाएगा। और उसके बाद में इसको डिवाइड करोगे आप 8 से, तो आपके पास में मान आ जाएगा 4.5 4.5 और इनटू आपके पास में 6 जीरो है भी, तो एक जीरो वैसे निकाल दो यहां से, तो आपके पास में कितनी जीरो बचेगी फिर। अब यहां पे आपके पास में ईंट का आयतन दे रखा है ये, तो ईंट का आयतन दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी, इसके अंदर जो दीवार का आयतन आप ज्ञात कर रहे हो ना, ये आप सेंटीमीटर में ज्ञात कर लो भी, ये आप सेंटीमीटर के अंदर है वो ज्ञात कर लो। तो यहां से आपके पास में क्या बनेगा फिर, इसको सेंटीमीटर में निकालोगे तो आप, तो ये सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 2400 आ जाएगा भी, ये 800 आ जाएगा, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6000। आई एम राइट। अब इसके अंदर ये 60 मीटर बता रहा है, तो 60 मीटर अगर यहां पे होगा ना, तो ये क्वेश्चन फिर सही नहीं होगा भी, क्योंकि 60 मीटर होगा तो ये 6000 मीटर हो जाएगा। फिर इसको करके देख लो, फिर इसका आयतन कितना है 2400 इंटू 800 इंटू उतना ही आएगा जितना पहले निकाला था हमने, और 10% मोर्टार से भरा हुआ है, तो बाकी बच गया आपके पास 90 अपॉन में 100, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास में कितना बनेगा 2 2 4 और 2 6, तो 6 तो आपके पास में जीरो तो यहीं पे आ गई। ठीक है, और 24 इंटू 8 करोगे आप, 24 इंटू 8 और उसके बाद में 192 हो गया, और 9 6 54 इंटू 54 कर दो भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 10,368। तो बात तो वो वहीं पे आ गई भी, लेकिन ये जो 60 है ना, ये 60 सेंटीमीटर या तो ये सेंटीमीटर है फिर ये, ठीक है ना, तभी आपका जो आंसर है वो इसमें कितना आ सकता है, ये 45,000 आ सकता है भी। यहां पे 60 सेंटीमीटर, ये मीटर नहीं है, ये 60 सेंटीमीटर है भी, 60 सेंटीमीटर है तब तो आ सकता है ये, नहीं तो नहीं आएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें देखो भी, यहां पे इसने दे रखा है साइन बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 1/4, और इसके ऊपर लगेगा रूट, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा भी, ये 4 इधर है भाग में आ जाएगा, तो साइन का मान आपके पास में कितना आ गया 1/2। 1/2 साइन की टर्म में किसका मान होता है भी, तो साइन की टर्म में है वो आपके पास में 30 डिग्री का मान होता है भी, तो थीटा का मान 30 डिग्री लेके आ गए अपन। तो यहाँ पे आपके पास में कोस स्क्वायर 30 डिग्री, अब कोस का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना होता है भी, तो कोस 30 का मान है वो आपके पास में हो जाएगा √3/2। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो भी, प्लस में आपके पास में tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, tan 30 का मान कितना हो जाए √3, और स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो भी। अब यहां से आपके पास में ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4, प्लस में यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा भी, तो एलसीएम 4 आ गया आपके पास में, तो ये कितना बनेगा, ये 3 प्लस में 4 थी 12, तो ये 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, 15/4 आना चाहिए। तो इसके अंदर है ना, ये आपका tan 30 का मान 1/√3 होता है भी, 1/√3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/√3 इसका स्क्वायर, तो ये करोगे तो ये आपके पास में 1/3 आ जाएगा। तो यहां पे इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा फिर 12 एलसीएम आएगा भी इसका, तो ये हो जाएगा 4 × 12 3 × 9 प्लस में 3 × 4 12
और 4 एकम 4, 9 और 4 13, तो 13/12 आ जाएगा अभी, 13/12। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें बोला गया भी नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को शीर्षक से चर्चा पत्र जारी किया गया, तो वो 2005 से 6 से भारत में बहुआयामी गरीबी पर। नेक्स्ट देखो आगे इसने बोला गया भी उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या। ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक संख्या का, तो संख्या प्रतीक और संख्या एक ग्रुप आपका ये हो गया, संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप आपका ये हो गया, संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप ये हो गया, संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप ये हो गया। तो ऐसे आपके पास में 1 2 3 4 ग्रुप बनेंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा? तो सबसे पहले 361 में से ये क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है 348, तो 13 माइनस कर रहा है भी यहां पे। फिर 348 से क्या कर रहा है? ये 348 माइनस में ये 335, तो यहां पे भी 13 माइनस कर रहा है, यानी इसमें भी 13 माइनस करेगा, इसमें भी 13 माइनस और यहां पे भी 13 माइनस। तो 309 से 13 माइनस करोगे तो कितना होगा? 296 आएगा। फिर आगे 296, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13 माइनस कर रहा है प्रत्येक में। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी 4 से विभाज्य का रूल। 4 से डिवाइड का रूल क्या होता है? भी कोई भी संख्या है, उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 54 भी 4 से डिवाइड नहीं है, 42 भी 4 से डिवाइड नहीं है, लेकिन 24 है वो 4 से डिवाइड है, तो इसका मतलब लास्ट वाली जो संख्या है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, किसी सौदे में 40%, 60% 2 क्रमिक छूटें दी जाती है, तो एकल छूट बताना है। 40% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा 4/10 और 2/5 लिख सकता हूं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 60 को मैं 6/10, इसको मैं 3/5 लिख सकता हूं। अब देखो भी इसमें पहले 5 था, 2 की छूट दे दी, 3 में बेचेगा, और पहले 5 था, 3 की छूट दे दी, 2 में बेचेगा। 5 5 25, 2 2 2 3 6, ये बात हो गई। यानी 25 पे 6, यानी पहले वस्तु 25 की थी, 6 में बेच रहा था, कितने की छूट दे दी? तो ये 19 की छूट दे दी। भी कितने के ऊपर दी है? 25 के ऊपर दी है, इंटू 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 19 चौके 76, तो यहां पे 76% की छूट आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ये क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है ना, ये गलत है भी, यहाँ पे आपको 60 सेंटीमीटर करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो 60 सेंटीमीटर है वो इसके अंदर कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन है वो आपका आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा। ये बात पीडीएफ की तो क्लास होंगी, पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।